नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल संदीप स्टडी सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है, हमने गुप्त और वाकाटकों पे बात कर ली है, ठीक है। और पिछली क्लास अब और पांडु वंश को भी हमने बीच में जोड़ा था। लेकिन आपको पता होगा, हम लोग जब गुप्त वंश पे बात कर रहे थे और फिर वाकाटक पे बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने कहा था कि इनके समकालीन वंश कौन कौन से हैं। अब नल है तो नल वंश के समकालीन वंश गुप्त और फिर वाकाटक रहे। इसके पहले हमने बहुत अच्छे से समझ बना रखी है, तो आप अगर नए हैं तो उनको देखते आएंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियर है। क्योंकि यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो समझने वाली है उसको मैंने बता दिया है। तो आज की क्लास में हमारी जो है बात नल वंश पे होने वाली है और इसमें अच्छी खासी हम लोग समझ बनाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको हर एक जो टॉपिक है या फिर छोटा छोटा जो जितने भी शासक हैं उनके छोटे छोटे जो टॉपिक हैं या फिर उनमें से जितने भी चीज़ें कंटेंट जिस हिसाब से हम लोग लिखेंगे वो सभी के बारे में आपको पढ़ने का हर एक जगह पे मैं तरीका भी बताते जाऊँगा। वो सभी चीज़ें मैं साझा करूँगा जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए। और एक चीज़ और है, हम लोग ठीक है ना एक फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं ना, तो आपको बुक में उस हिसाब से मिलेगी ना ही आप ठीक है ना कि कहीं और ऐसे पढ़ेंगे। मतलब मेरा मतलब यह है कि जितने भी बुक में कॉम्प्लिकेटेड तौर पे लिखा जाता है, ठीक है, जो जिस जगह पे दोनों चीज़ होना चाहिए वो अलग अलग जगह रहता है कोई चीज़ें, तो सबको हम लोग समाहित करने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट एक फॉर्मेटिंग होगी, परफेक्ट तरीके से आपके नोट्स भी बनेंगे। तो बने रहेंगे, वीडियो के एंड तक बनेंगे ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। हर एक चीज़ पे मैंने आपको बतानी है कि किस हिसाब से पढ़ना है। तो नल वंश को हम लोग दो भागों में पहले बांट लेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें इसके बारे में परिचय बना लेना है, ठीक है। परिचय में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आपको पता भी होगा अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं। उसके बाद हमें शासकों पे चलना है, ठीक। शासकों पे हमें बात करनी है। शासकों के बाद ही यहीं पे शासकों के विवरण को देखना है, उनकी उपाधियों को देखना है, उनके ठीक है ना ताम्रपत्र है उनको देखना है, और क्या क्या उनके बारे में और कंटेंट हो सकते हैं, सभी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो परिचय इसका अब तक हमने जो पढ़ा है उनमें से इसका परिचय कुछ अलग तरीके से है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है। संस्थापक कौन है वो पूछा जाता है, पहला शासक कौन है वो पूछा जा सकता है। यहाँ पे तो दूसरा संस्थापक भी मिलता है, उसके बाद वास्तविक संस्थापक भी मिलता है। तो सबको हम लोग एक में समाहित करने की कोशिश करेंगे और परिचय को काफ़ी अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। परिचय को मैं आपको 3 भाग में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। पहला पार्ट रहेगा जिसमें सिर्फ आपको क्या क्या लिखना है उसको देखेंगे, जो कि जनरली लिखा जाता है। इनका शासनकाल क्या रहा है, ठीक। शासन क्षेत्र क्या रहा है, क्लियर है। राजधानी, ठीक है, क्या रही है। उसके बाद देखेंगे यहीं पे हम लोग देख लेंगे इनके समकालीन शासक या फिर समकालीन वंश, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक। एक भाग ये होना चाहिए यदि इसको अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ें, ठीक है, क्योंकि यहीं पे हमें कचरा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि संस्थापक और दूसरा संस्थापक, फिर वास्तविक संस्थापक, प्रथम शासक, फिर कुछ इतिहास कराएंगे, नहीं ये प्रथम शासक है, फिर बोलेंगे ये, तो इसको हम लोग अलग तरीके से पढ़ें ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसी फॉर्मेटिंग में आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ये आसान होने वाली है। इसके बाद देखेंगे एक चीज़ रहेगा, इसके संस्थापक कौन है, क्लियर है, जो कि हर एक वंश का संस्थापक होता है। संस्थापक पूछ के आएगा, आदि पुरुष, ठीक है, आदि पुरुष। एक चीज़ और लिख लेना, या फिर प्रथम शासक, इसको देखना है, ठीक। लेकिन यहाँ पे और देखो, वास्तविक संस्थापक कौन है, ठीक, वास्तविक संस्थापक। फिर यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि इस वंश का दूसरा संस्थापक कौन है, ठीक। ये सब में अंतर है और क्यों कहा जाता है, हम लोग जब शासकों पे है ना, शासकों के विवरण पे चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आने वाली है, ठीक। आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली इस वीडियो से, और आप समझ पाएंगे कि हाँ भाई इस टाइप से हमें पढ़ना है और जिस टाइप से आपकी माइंड काम करती है, या फिर मुझे जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए था उसी हिसाब से मैं फॉर्मेटिंग करके आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। तो ये दूसरा संस्थापक भी यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। इसके बाद देखना एस.एन. राजगुरु, ठीक, या फिर इतिहासकार भी लिख सकते थे, एस.एन. राजगुरु और नवीन कुमार, ठीक है, साहू, नवीन साहू लिख देता हूँ। इसके अनुसार प्रथम शासक कौन है, क्योंकि इसके अनुसार भी अलग ही है, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे अंतिम शासक इस वंश का, ठीक है। इतने सारे चीज़ों को हम लोग इसी में मिला देते या फिर अलग अलग जगह पे लिखते तो फिर कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाता है। तो इसको अलग ही पढ़ें ताकि आपका दिमाग उस हिसाब से माइंड मैप में काम करेगा, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें बात करेंगे तो परिचय के बारे में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानकारी के स्रोत को एक भाग में पढ़ लेंगे, इनके बारे में जानकारी के स्रोत क्या है, ठीक। ये मैं बताने के बाद इसको लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। देखेंगे शासनकाल इनका क्या रहा है, तो इनके शासनकाल जो है 4वीं से, ठीक है ना, 12वीं शताब्दी, कहीं कहीं आपको 5वीं से 12वीं शताब्दी भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद शासन क्षेत्र देखेंगे इनके जो रूलिंग, ठीक है ना, रूलिंग पीरियड है 34 से, ठीक है, 4th to 12th सेंचुरी। रूलिंग क्षेत्र की बात करते हैं, रूलिंग एरिया की हम बात करें तो ये दंडकारण्य का क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, ठीक है,
दंडकारण्य के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है। राजधानी देखेंगे, देयर कैपिटल वाज पुष्करी, पुष्करी। और ये कौन सा वाला है पुष्करी? आपका भोपालपट्टनम वाला क्षेत्र है, ठीक, भोपालपट्टनम बीजापुर वाला क्षेत्र है पुष्करी। साथ में देखेंगे कोरापुट, ओडिशा, ठीक है, ये दो इनकी राजधानी रही है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब देखेंगे समकालीन वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समकालीन वंश कौन कौन से थे, इनके बारे में जिक्र आपको मिलेगा, इनके शासकों के बारे में। तो एक है आपका गुप्त वंश, ठीक है, और पहले पढ़ चुके हैं जो गुप्त, क्योंकि हमने गुप्त वंश पे बात कर चुकी है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे गुप्त वंश के बाद वकाटक वंश, ठीक, वकाटक वंश। इन दोनों के बारे में हमने पहले बात कर चुकी है, और इसके बारे में आप अगर पढ़े हैं तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा, ठीक है ना, कि यहाँ क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ आएगा कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। अब इनके बारे में जिक्र जरूर होगा, इनके शासकों के बारे में जरूर जिक्र होगा, इसको भी आपको देखना है। संस्थापक और आदि पुरुष की मैं बात करूँ, मान के चलता हूँ यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। संस्थापक और आदि पुरुष देखेंगे, क्लियर है। तो इसके बारे में देखेंगे, ये हो जाएगा शिशुक, लिखेंगे। आपको संस्थापक बोले इस वंश का आदि पुरुष बोले या इस वंश का प्रथम शासक बोले, आपको क्या आंसर डालना है? शिशुक। शिशुक वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट नोन पर्सन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज, ठीक है, वराहराज, ठीक है। तो वराहराज इस वंश का, ठीक है, वास्तविक संस्थापक था। ऐसे ही बनाएंगे। दूसरा संस्थापक रूप में स्कंद वर्मन को माना जाता है। क्यों माना जाता है ये भी आपको समझ में आने वाली है। अब वीडियो के अंत तक बनेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। एस.एन. राजगुरु और नवीन कुमार साहू, ठीक है, इतिहासकार हैं। इनके अनुसार प्रथम शासक, ठीक, वृषध्वज, या फिर इसे कहते हैं वृषराज भी इसे कहा जाता है, इनको माना जाता है। अंतिम शासक आपको याद होना चाहिए नरेंद्र, ठीक है, थबल। नरेंद्र थबल को अंतिम शासक माना जाता है, अंतिम शासक कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। हम लोग अब जानकारी के स्रोत पे जाएंगे, जो कि परिचय का तीसरा भाग है, ठीक। ये पहला भाग है आपका, ठीक, ये आपका दूसरा भाग है जो कि संस्थापक वाला है, और ये जानकारी के स्रोत आपके तीसरा भाग है। तब जाके आपका परिचय कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि कोई भी आपके मन में डाउट नहीं होगा। अब हम लोग जानकारी के स्रोत में जाते हैं, और फिर से याद रखेंगे जानकारी के स्रोत में सबसे ज़्यादा ऐसे विषय हैं या फिर ऐसे चीज़ें हैं, कंटेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जानकारी के स्रोत भी बहुत सारे इनके, उनको भी हमें बांट के पढ़ना होगा। तो जानकारी के स्रोत को आप 4 भाग में बांटेंगे, कैसे उसको देख लें, ठीक है। तो अब हमें कहाँ पे बात करनी है? जानकारी के स्रोत पे। क्लियर है? जानकारी के स्रोत के बारे में देखेंगे, हमें 4 भाग में इसको बांट के पढ़ना है। क्लियर? पहला रहेगा अभिलेख, ठीक है। पहला क्या है आपका? अभिलेख। अभिलेख देखेंगे, बहुत सारे अभिलेख इनके बारे में देख लेंगे। अभिलेख के अंतर्गत ताम्रपत्र भी आता है, शिलालेख भी आता है, कहीं आपने पढ़ा होगा स्तंभ लेख, जितने भी आपने लेख पढ़ा है, ताम्रपत्र पढ़ा है, ठीक है, उस सबको अभिलेख कहा जाता है। क्लियर? तो अभिलेख में उन सबका जिक्र होगा, इसको आपको नहीं भूलना है। तो अभिलेख देखेंगे, इनके बारे में जानकारी की जरूरत में अभिलेख देखने के बाद दूसरे नंबर पे आपको देखना है, ठीक, और रहेगा मुद्राएं। क्लियर है? मुद्राएं, इसके बारे में आपको देखना है। तीसरे नंबर पे आपको देखना है, ठीक है ना, पुराणों पे बात करनी है आपको, ठीक, और अन्य करके और आपको मिलेगा कुछ चीज़ें, 2-3 चीज़ें अन्य के रूप में भी मिलेगा, जहाँ से हमें इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। तो अभिलेख देखेंगे एक एक करके, यहाँ पे लिखते जाएंगे। पहला है आपका रिद्धिपुर अभिलेख। क्लियर है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र एक्चुअल में, ठीक, अभिलेख ही बोला जाता है इसको, रिद्धिपुर ताम्रपत्र। दूसरा है आपका केसरी बेड़ा, ये पहले आपने पढ़ा भी है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। तीसरा आपको देखना है इसमें पोड़ागढ़, ठीक है ना, पोड़ागढ़, ठीक, शिलालेख, पोड़ागढ़ शिलालेख, या ठीक, इसको आपको देख लेना है, इसको अच्छे से लिखेंगे, पोड़ागढ़ है। क्लियर है? पोड़ागढ़ शिलालेख। क्लियर? चौथे नंबर पे आपको देखना है, ठीक है, पंडिया पत्थर, पंडिया पाथर है एक्चुअल में ये, पांडिया पाथर, ठीक है, ताम्रपत्र। एकदम क्लियर है? 5वें नंबर पे देखना है राजिम, ठीक, राजिम शिलालेख। उसके बाद देखेंगे गंजाम, इसे गुंजाम भी कहा जाता है। इस अभिलेख के बारे में देखना है, गंजाम अभिलेख
क्लियर, ये 6वें नंबर पर होगा। एक और आपको याद रखना है जो कि कुलिया, ठीक, कुलिया से प्राप्त हुआ है, कुलिया ताम्रपत्र या फिर कुलिया शिलालेख है ये एक्चुअल में, ठीक, या फिर अभिलेख भी लिख लो, एक ही मतलब है, उतना दिक्कत इसमें है नहीं। बस आपको याद रखना है गंजाम या गुंजाम, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को आपको बात करना है। अभिलेख के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं जानकारी के स्रोत में पहला चीज़ क्या है, अभिलेख है। अभिलेख में हमने देखा है रिद्धिपुर ताम्रपत्र, उसके बाद केसरी बेड़ा, पोड़ागढ़, पंडिया पाथर, क्लियर है, राजिम, फिर हो जाएगा आपका गंजाम, कुलिया। इसको याद कैसे करना है एक बार देख लेंगे। रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, इस वंश के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऐसे याद रख लो, इसको याद तो रखना ही है। साथ में देखेंगे पोड़ागढ़, पांडिया पाथर, ये आप पास से आप इसको ट्रेस कर सकते हो। राजिम और गंजाम, इसमें भी ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, लास्ट में राजिम है, ठीक है, इसमें गंजाम, इसमें भी माँ है, तो राजिम और गंजाम आप ऐसे ट्रेस करना सीखो जिस हिसाब से आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, उस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। कुलिया आपको अलग से याद रखना है। इसमें एक विशेष चीज़ आपको देखना है, सिर्फ राजिम और फिर कुलिया, जो राजिम वाला अभिलेख है, जो शिलालेख है, और कुलिया, ये कुलिया बालोद का क्षेत्र है, ठीक है, और राजिम तो आप तो जानते ही हैं। तो ये दोनों को देखेंगे, ठीक, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए, दोनों ही सिर्फ छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं, बाकी सब ओडिशा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, मतलब सब बाकी ओडिशा से संबंधित है, ये सब ओडिशा वाले, क्लियर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये नाम पूछेगा और उसके बाद क्या पूछेगा, शासक। तो ये किन किन शासक है ना, कौन कौन से शासक हैं, उनके जो ये ताम्रपत्र है, उनके जो ये अभिलेख हैं, उनको आपको देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे शासक, ऐसी नोट्स बनाएंगे शासक ये किसका है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र देखेंगे, भवदत्त वर्मन, ठीक, इशूड रिद्धिपुर कॉपर प्लेट फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र, इन्होंने, ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा, बस भवदत्त वर्मन आप अभी याद रखेंगे, ये अमरावती महाराष्ट्र से इन्होंने जारी किया था। केसरी बेड़ा, बस एक लाइन में लिखेंगे, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टारक का है, ठीक, अर्थपति भट्टारक का है। उसी प्रकार पोड़ागढ़ को देखेंगे तो ये आपके स्कंद वर्मन का है, क्लियर है, स्कंद वर्मन का ये है। उसके बाद पांडिया पाथर, इसको देखेंगे, ये भीमसेन देव, अभी शासक में आएगा, भीमसेन देव, ठीक है, इससे संबंधित है, क्लियर। उसके बाद देखेंगे राजिम शिलालेख, इसको तो आपको पता ही है, राजिम में राजलोचन का मंदिर जिन्होंने कराया है कौन है, ठीक है, वो विलास तुंग है। तो राजिम शिलालेख विलास तुंग से संबंधित है, इसको आपको नहीं भूलना है। गंजाम को भी देखेंगे, ठीक, ये आपको विलास तुंग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। गंजाम अभिलेख देखेंगे, गंजाम अभिलेख ये फिर से भीमसेन आ जाएगा, ठीक, भीमसेन, ठीक, देव, भीमसेन देव से ही संबंधित है। कुलिया अभिलेख को देखेंगे, क्योंकि ये हमें मुद्रा पे भी पढ़ना भी है। कुलिया से जो है स्तंभ राज के मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, क्लियर है, और कुलिया जो अभिलेख है ये स्तंभ राज से संबंधित है, इसको भी आप देखेंगे, ऐसे भी इसको आप ट्रेस कर सकते थे, क्योंकि कुलिया से इनके, ठीक है, मुद्रा भी प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो एक आपका जानकारी के स्रोत में जो 4 भाग में हमने बांट के पढ़ रहे हैं, जिसमें अभिलेख वाला पार्ट आपका खत्म हो चुका है, अब हमें मुद्राएं पे बात करनी है, क्लियर है। ये आपके दूसरे नंबर पे है, कौन सा, ठीक, मुद्रा। इसको देखेंगे, मैं इधर इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुद्रा के बारे में देखेंगे। बस 2 जगह आपको याद रख लेना है, एक है आपका एड़गा, ठीक, एक है आपका एड़गा, क्लियर है, एड़गा, इसे अडेंगा भी कहा जाता है, क्लियर है, एड़गा पूछ के आए या फिर अडेंगा, ये कोंडा गांव का है, इसको भी आपको याद रखना है, कोंडा गांव से। दूसरा आपको देखना है कुलिया, ठीक, ये आपके बालोद का है, ठीक, मैं ऐसी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बालोद का है। बस 2 जगह से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई है, और मुद्रा में भी एक चीज़ लिखना, स्वर्ण सिक्के इनके प्राप्त हुए हैं, और दूसरा कुछ नहीं, स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। आपको पूछा जाए एड़गा या फिर एड़गा या फिर अड़ेगा जो कोंडा गांव है, और कुलिया से प्राप्त स्वर्ण सिक्के, ठीक है ना, कौन से वंश से संबंधित है, तो वो कौन है, नल वंश है। और यहाँ पे भी आपको आप एक्सप्लेनेशन पे जाना है, 3 शासकों के नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 शासकों के नाम है, एक है आपका वराहराज, वराहराज, क्लियर है, एक है आपका भवदत्त वर्मन, ठीक है, भवदत्त वर्मन, एक है आपका स्कंद वर्मन, एकदम क्लियर है। तो देखेंगे वराहराज, भवदत्त वर्मन, और एक क्या है आपके स्कंद वर्मन। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सिक्के प्राप्त हुए हैं। जैसे देखेंगे वराहराज के टोटल 29 सिक्के प्राप्त हुए हैं, और कौन से सिक्के हैं, सोना सिक्का है, सोने का सिक्के हैं, ठीक है।
क्या बोल सकते हैं 29 गोल्ड करेंसीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एडगा कोंडागांव। और भवदत्त वर्मन के बारे में देखेंगे, इसके एक हमें स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। क्लियर। इसका वर्मन के बारे में देखेंगे तो 2 हमें प्राप्त हुए, 2 सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए। इस प्रकार देखेंगे टोटल करके तो 32 गोल्डन करेंसीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोंडागांव, इसको आपको नहीं भूलना है। तो टोटल आपके 32 सिक्के इस प्रकार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कोंडागांव से। एक चीज़ और यहाँ पे आपको लिखा मिल सकता है, वराहराज के जो सिक्के हैं 29 सिक्के हैं, ठीक है। वराहराज के 29 सिक्के हैं, इनकी मुद्राओं पे क्या उल्लिखित है? तो वराहराज के जो 29 सिक्के हैं इनकी मुद्राओं पे क्या उल्लिखित उसके देखेंगे, श्री वराहराजस्य। लेकिन क्या इसको याद करने की ज़रूरत था? नहीं था। आपको पूछा जाए, ठीक है ना, श्री वराहराजस्य, ठीक है ना, ये उत्कीर्ण सिक्का किससे संबंधित है, आप क्या आंसर करोगे? बिना पढ़े वराहराज ही मारोगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ नाम पे ही लिखा हुआ है, उन्हीं का नाम लिखा हुआ है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस दिमाग में बिठा के रखना है। इनके सिक्कों पे वराहराजस्य या फिर श्री वराहराजस्य उत्कीर्ण है। उसी प्रकार भवदत्त वर्मन में क्या होगा, श्री भवदत्त राजस्य अर्थपति। एक्चुअल में इसको देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये अर्थपति भट्टारक का है, ठीक, अर्थपति भट्टारक का है। क्लियर है? आई एम सॉरी, मैंने कहा था क्या, स्कंद वर्मन। अर्थपति भट्टारक का है। अर्थपति भट्टारक के 2 सिक्के यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ क्या लिखा होगा, श्री अर्थपति, ठीक है ना, राजस्य। मुझे इसी नाम से याद आया कि अर्थपति भट्टारक के 2 सिक्के हैं। तो जैसे भी आप अपने माइंड में इसको लिंक्ड कर सकते हो, उस हिसाब से इसे आप पढ़ सकते हो। कुलिया में आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ टोटल 32 सिक्के हैं, इसको भी आपको नहीं भूलना है। स्वर्ण सिक्के हमें प्राप्त हुआ है एडगा कोंडागांव से। और पूछा जाता है सवाल कुलिया से, देखेंगे कुलिया से ऐसे कुछ स्पेसिफिक, ठीक है ना, नंबर तो है नहीं, इतने सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ देखेंगे राजा का नाम, ये हो जाएगा आपका स्तंभराज, ठीक। यहाँ सिर्फ आपको राजा का नाम देखना है, स्तंभराज, उसके बाद हो जाएगा नंदराज। ये 2 शासक हैं जिनके हमें स्वर्ण सिक्के कुलिया बालोद से प्राप्त हुए हैं। और आजकल ऐसे कहा जा रहा है कि स्तंभराज के 56 सिक्के हैं, ठीक। बट बस इतना याद रखना, स्तंभराज और नंदराज के सिक्के कुलिया से प्राप्त हुए हैं। तो ये तो रहा जानकारी के स्रोत के अंतर्गत मुद्राएं, ठीक है, जो कि आपके सेकंड पार्ट था। पुराणों पे चलते हैं। पुराणों से क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना, और कौन कौन से पुराण है जिससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि नल वंश, ठीक है ना, यहाँ पे शासन किया था। देखेंगे पुराणों में, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। पुराणों पे चल रहा हूँ, उसके बाद अन्य जो आपके स्रोत है उस पर जाऊँगा। पुराण में देखेंगे, पुराण में 2 पुराण के आप नाम लिख लीजिए। एक है आपका वायु पुराण, ठीक, और एक रहेगा आपका, ठीक है, ब्राह्मण पुराण। तो एक है आपका वायु पुराण और एक है आपका, ठीक है, ब्राह्मण, क्लियर है, पुराण। इसको आपको देखना है। वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण ये दोनों में ही है। ये दोनों में यहाँ उल्लेखित है, ठीक है, कि नल वंश के शासक या फिर नलों को, ठीक है, कोसल प्रदेश का, या फिर बोल सकते हो इनका आधिपत्य, जो नल वंश का जो आधिपत्य है, ठीक है ना, कोसल प्रदेश में रहा है। इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो हमें वायु पुराण से, ब्राह्मण पुराण से यह ज्ञात हुआ है कि नलों का आधिपत्य जो है, ठीक है ना, कोसल प्रदेश में रहा है। इससे यह ज्ञात हमें होता है। और स्पेशली देखेंगे वायु पुराण में, ठीक, ये तो दोनों में ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक। अब वायु पुराण में देखेंगे तो यहाँ स्पेशली तौर पे यहाँ उल्लेखित हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि नल वंश के जो शासक हैं या फिर नलों को कोसल, ठीक है ना, एवं नैषद, ठीक, कोसल एवं नैषद। तो नलों को कोसल एवं नैषद का स्वामी कहा गया है। कहाँ पे? वायु पुराण में, ठीक है। इसको आपको नहीं भूलना है। के झा के अनुसार, एक हिस्टोरियन हुए के झा, ठीक है, के झा के अनुसार ये जो नैषद है, ठीक है, इनका कहना है कि ये जो नैषद प्रदेश है, ठीक है, ये कोसल प्रदेश के पास स्थित था, ठीक है, कोसल के समीप, इसको लिखेंगे। एक्चुअल में दक्षिण कोसल कहा था उन्होंने, दक्षिण कोसल के समीप स्थित था, ठीक है। आपके मन में सवाल आ रहा था होगा कि नैषद प्रदेश क्या था, ठीक। तो ये तो रहा पुराणों की बात। एक चीज़ वहाँ पे देख लेंगे, आपने मुद्राओं पे बात करी थी, जहाँ पे एक आपके नोट्स में देखिए, अगर आपने लिखा होगा, जहाँ पे मैंने कहा था कि अर्थपति भट्टारक, ठीक है, उसके बाद हमने कुलिया वाली बात की थी, कुलिया बालोद से प्राप्त हुआ था। वहाँ नंदराज और फिर हमने स्तंभराज की बात की थी। वहाँ से प्राप्त स्वर्ण सिक्कों के अध्ययनकर्ता आप लिखेंगे, उसके अध्ययनकर्ता रहेंगे, वहीं पे आप नीचे लिख सकते हो, उसके अध्ययनकर्ता थे, ठीक है ना, लक्ष्मी शंकर निगम, ठीक,
लक्ष्मी शंकर निगम। ठीक, मुझे इस इतिहासकार से इसका नाम याद आया। तो ये अब कंप्लीट हो चुका है आपका क्या जानकारी स्रोत। एक अन्य स्रोत और बाकी है, यहाँ पे देखेंगे। अन्य स्रोत के अंतर्गत 3 चीज़ को आपको देखना है, वहाँ पे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अलग से अन्य स्रोत में लिखेंगे। एक है आपका प्रयाग प्रशस्ति, ये भी आपको पता है, पहले मैंने पढ़ाया है, बताया है प्रयाग प्रशस्ति क्या है, ठीक। दूसरा है आपका, इसको सीक्वेंस में लिख दूँ ताकि आपको नोट्स बन जाए, एहोल, ठीक, एहोल प्रशस्ति। अजीब है उदयेंदिरम, ठीक, उदयेंदिरम, ठीक, स्पेलिंग देख पा रहे हो आप, उदयेंदिरम, ठीक है। ये ताम्रपत्र है। तो ये 3 चीज अन्य स्रोत के तौर पे लिखेंगे। अब सवाल उठता है कि किनका किनका है, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति याद रखेंगे, ये समुद्रगुप्त का है, ठीक है, आप अच्छे से लिखेंगे, समुद्रगुप्त का है। और आपको पता होगा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, हरिसेन ने की है, इसको आपको लिखना है। एहोल प्रशस्ति देखेंगे, ए पुलकेशिन, ठीक, क्या कहा मैंने, पुलकेशिन सेकंड का है, क्लियर, किसका है, पुलकेशिन सेकंड का है। और इसे रवि कीर्ति ने रचा है, ठीक। तो इसे कहा जाता है कि हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है। इसे कहा जाता है रवि कीर्ति कृत प्रयाग प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय का है। और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे, ठीक है, इसको देखना है, आपका चालुक्य वंश से संबंधित थे। उदयेंदिरम जो ताम्रपत्र या फिर अभिलेख की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको देखेंगे, ये नंदीवर्धन से संबंधित था, जो कि, ठीक है ना, पहला वंश से संबंधित था। तो पहला वंश के नंदीवर्धन से संबंधित क्या था, उदयेंदिरम, ठीक है ना, ताम्रपत्र, इसको आपको देखना है, ठीक। तो इतनी चीज़ों पे बात करोगे तो अब तक आपने सिर्फ परिचय पे बात किया है और इतने सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एक चीज़ आपके काम के हैं, सबको आपको अच्छे से देख लेने हैं और इसी फॉर्मेटिंग में याद करोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। अन्यथा बुक में बहुत ज़्यादा आपको, ठीक है ना, घुमाया जाता है, क्योंकि बुक क्या है, ऐसा नहीं होता कि एकदम से फॉर्मेटिंग और नोट्स के फॉर्म में रहे। बुक होती है, उसको आपको खुद से कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। जब आप खुद से कन्वर्ट करने नहीं जानते हो तो फिर, है ना, सहारा लेना पड़ता है। तो आपको मिल रहा है, ठीक है, इससे चीज़ें आपकी आसानी होंगी, आपके लिए आसानी होगी किस टाइप से नोट्स बनाया जाए और किस टाइप से इसको पढ़ा जाएंगे, ठीक। प्रमुख शासकों पे हमें बात करनी है, ठीक है, प्रमुख क्या सभी शासकों पर बात करनी होगी। पहला देखेंगे, सबसे पहले शासक है, शासक का नाम क्या है, शिशुक। दूसरे शासक का नाम, इधर नाम, ठीक है ना, 15, क्योंकि 15 शासक हुए हैं। दूसरा शासक है आपका, ठीक, व्याघ्रराज, व्याघ्रराज हो जाएगा। तीसरा शासक रहेगा वृषराज, इसको ऐसे ही लिखेंगे, एक साइड में आप लिख के रखेंगे ताकि आपके लिए, ठीक है ना, आसानी होगी याद करने के लिए। चौथा रहेगा आपका वराहराज। इसके बाद आ जाएंगे भौदत्त वर्मन, ठीक, भौदत्त वर्मन। छठवें नंबर पे इसके पुत्र जो होंगे, बड़े पुत्र अर्थपति भट्टारक, ठीक है, अर्थपति भट्टारक। और अर्थपति भट्टारक का ही एक भाई होगा जिसे स्कंद वर्मन, ठीक है ना, कहा जाएगा, इसी स्कंद वर्मन कहते हैं। तो अब तक आपने 7 शासकों के बारे में देखा है, इसके बाद आपको और देखना है, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग एक्सप्लेन पहले कर लेते हैं, क्योंकि यही तक के आपको एक्सप्लेनेशन पे जाना है। बाकी शासकों को क्रम याद रख लेना, सिर्फ विलासतुंग के बारे में हम लोग लास्ट पढ़ेंगे। तो इसके आगे और कौन कौन शासक है उसको सुन लीजिए। इसके आगे हो जाएगा, ठीक है, एक रहेगा आपका, ठीक, स्तंभराज, ये स्कंद वर्मन हो गया, ठीक है। स्तंभराज हो जाएगा, ऐसी मैं लिख लेता हूँ, स्तंभराज आएगा। स्तंभराज के बाद नंदराज आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका पृथ्वीराज, फिर विरूपाक्ष, उसके बाद आपके विलासतुंग आ जाएंगे। क्लियर है, कौन आएगा, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा देखना नहीं है, विलासतुंग, ठीक, कंटिन्यूटी के लिए हम लोग लिख भी लेंगे विलासतुंग। इसके बाद देखेंगे तो पृथ्वी व्याघ्र, ठीक है, पृथ्वी व्याघ्र होंगे। उसके बाद आपको पता होगा भीमसेन से रिलेटेड हमने ताम्रपत्र देखा है या फिर इससे रिलेटेड अभिलेख देखा है, भीमसेन देव। और लास्ट शासक हो जाएगा नरेंद्र थवल। क्लियर है, तो इतनी चीज़ों पे आपको बात करनी है। तो टोटल करके 15 शासक आपको याद होनी चाहिए और कम से कम 7 तक आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, याद होनी चाहिए। बाकी नाम बस याद रखने चल जाएगा। विलासतुंग के बारे में हमें स्पेशली और पढ़नी है। क्लियर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं शिशुक से। शिशुक के बारे में बस एक ही लाइन आपको याद रखना है कि ये इस वंश का, ठीक है ना, संस्थापक था, ठीक, इस वंश का संस्थापक था, इस वंश का आदि पुरुष था। क्लियर है, प्रथम शासक भी था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड आल्सो ही वॉज द फर्स्ट नोन पर्सन।
व्याघ्रराज, इसके बारे में पहले मैंने बताया है, आपको पता होगा। समुद्र, एक बार सुन लीजिए, आपको काफ़ी आसानी होगी। समुद्रगुप्त आपको पता है गुप्त वंश के शासक हैं, ठीक है, महान शासक। समुद्रगुप्त दक्षिण जीतने निकले थे, जिसे उनके क्या कहा गया है, दक्षिण विजय अभियान कहा गया। तो ड्यूरिंग हिज साउथ एक्सपीडिशन, ठीक है ना, ही डिफीटेड, ठीक है ना, व्याघ्रराज। उन्होंने इस दौरान जो है इस वंश के शासक व्याघ्रराज को हराया था। कब कब हराया था? वो क्या कर रहा था, साउथ एक्सपीडिशन मतलब उसके दक्षिण अभियान कर रहा था, क्योंकि उन्हें दक्षिण जीतना था। और इसी दौरान उन्होंने इस वंश के शासक व्याघ्रराज को हराया था, ठीक। और उन्होंने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। यहाँ तक एकदम क्लियर है, तो इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, समुद्रगुप्त, या फिर लिख सकते हो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त। क्लियर है? पहले भी मैंने इसको आपको इसके बारे में पहले भी अवगत कराया था, बताया था। समुद्रगुप्त के शासक, या फिर ठीक है ना, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान, ठीक, दक्षिण अभियान के दौरान नल शासक व्याघ्रराज को, ठीक है, हराया था, ठीक है, हराया था। एवं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याघ्रहंता, इसको अच्छे से लिखेंगे, व्याघ्रहंता, ठीक है ना, की उपाधि धारण इन्होंने की थी। क्लियर? तो इतनी चीज़ें भी आपकी बात हो चुकी होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, ड्यूरिंग हिज साउथ एक्सपीडिशन समुद्रगुप्त डिफीटेड द नला रूलर व्याघ्रराज इन होल्ड द टाइटल ऑफ व्याघ्रहंता। अगला आपके रूलर आएंगे वीरसराज, इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि पता नहीं इसको फर्स्ट शासक क्यों कहा जाता है, और स्पेशली इतिहासकार भी हो जाएंगे, ठीक है। कौन? एस.एन. राजगुरु और नवीन कुमार साहू, ठीक है, इनके द्वारा इसे इस वंश का प्रथम शासक कहा जाता है। क्लियर है? इसका अन्य नाम वृषध्वज है, इसको नहीं भूलना है आपको, वृषध्वज है। एक चीज़ और मिल सकता है, इन्होंने शासन का संचालन किया। क्लियर है? क्योंकि शासक बना ही इसलिए है कि वो संचालन करेगा, ठीक। तो पता नहीं वो लाइन लिखने की मुझे, ठीक है ना, तार्किक समझ नहीं आता है और किस तर्क से उसे लिखा गया था। तो वृषध्वज के बारे में लिखेंगे, प्रथम शासक था किसके अनुसार, ठीक है, एस.एन. राजगुरु और नवीन कुमार साहू जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार इसे वृषध्वज भी कहा जाता था। वराहराज देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तक की मैं बात करूं तीनों शासकों में, ठीक है, तो अगला शासक वराहराज है, ये इंपॉर्टेंट है। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड हिज 29 गोल्ड करेंसीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एडगा कोंडागांव विच इज़ अ ह्यूज नंबर। अब देखेंगे 29 प्रकार की मुद्रा जारी करना एक बहुत बड़ी संख्या है, विच डिस्क्राइब्स हिज इंडिपेंडेंसी, हिज लॉन्ग रूलिंग पीरियड एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। आप देखेंगे तो इनके 29 सिक्के प्राप्त होना एक बार समझेंगे, ठीक है। वराहराज वास्तविक संस्थापक है, इन्होंने 29 प्रकार के सिक्के जारी किया। 29 सिक्के का मतलब क्या होता है? 29 प्रकार के सिक्के जारी करना, ठीक। और कोई भी शासक सिक्का जारी तब करता है जब वह स्वतंत्र होता है, ठीक है। और 29 बार इन्होंने सिक्के जारी किया, तो सोचो उसकी लंबी पीरियड क्या रही होगी, उनकी जो शासनकाल है कितनी लंबी चली होगी। ये दर्शा रहा है, इसी का इसके बारे में कंक्लूजन निकल रहा है। सोचो इतने प्रतापी राजा था वो, ठीक है ना, कि उन्होंने 29 सिक्के जारी किए हैं, जो इनकी स्वतंत्रता को भी दर्शाता है, इनके राज्य के वैभव को भी दर्शाता है, ठीक। और ऐसे ही आपको निष्कर्ष करके निकालना है। हालांकि ये वनडे एग्जाम में आए ना आए, लेकिन मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप मेंस कभी देंगे। इसके बाद देखेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ तो हुआ। और इसके मुद्रे पे क्या, ठीक है ना, इसके जितने भी मुद्राएं हैं इस पे क्या उल्लेखित था, तो श्री वराहराजा से तो था ही, लेकिन साथ में देखेंगे इनके मुद्रा पे, ठीक है ना, नंदी का चिन्ह भी अंकित था, जो कि इनके सय होने को दर्शाता है। वहाँ से भी एक निष्कर्ष निकलता है, चूँकि इनके मुद्रा पे नंदी चिन्ह अंकित था। क्लियर है? ठीक है। और इतिहासकार फिर वहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं कि ये क्या थे, शैव धर्म से मतलब या फिर शैव धर्म के अनुयायी थे। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ शैविज्म। तो एक एक करके हम लोग लिखते हैं ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। वराहराज देखेंगे इस वंश का, ठीक है, मैं यहाँ इसको अलग से लिख देता हूँ, इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। क्लियर है? इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। क्लियर है? इसके बारे में और देखेंगे, इनके 29, ठीक है ना, मुद्राएं जो कि कौन से हैं, स्वर्ण सिक्के। ठीक, स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोंडागांव के एडगा से हमें प्राप्त हुआ है। इसे अडेंगा भी कहा जाता है ना, या फिर अडेंगा। ठीक है, इसको भी आपको देखना है, एडगा या फिर अडेंगा, पहले मैंने लिखा था। तो कोंडागांव के अडेंगा से 29 मुद्राएं प्राप्त हुए, जो कि काफ़ी अधिक है। इतनी अधिक संख्या में, ठीक है ना, इतनी अधिक संख्या में मुद्राएं प्राप्त होना, ठीक है ना, उनके लंबी शासनकाल,
या फिर लंबे शासनकाल आप लिख सकते हो, लंबे शासनकाल। क्लियर है। उनकी स्वतंत्रता एवं उनके राज्य के वैभव, राज्य के वैभव को दर्शाता है। क्लियर। तो ये इतनी चीज़ों पे आप बात करेंगे इनिशियल लेवल पे। इनके मुद्राओं पे उल्लेखित क्या था, एक आप साइड हेडिंग भी डाल सकते हो, इनकी मुद्राओं पे उल्लेखित क्या था। ठीक है, मुद्रा पे उल्लेखित। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो आप यहाँ पे। ठीक, यहाँ तक की बात आपकी हो चुकी है। ठीक है, मैं ऊपर ही इसको लिख देता हूँ। ठीक, इनकी मुद्रा पे क्या उल्लेखित था उसको देखेंगे। एक आपकी हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, मुद्रा में उल्लेखित। ठीक है, क्या उल्लेखित है देखेंगे। पहला, श्री वराह राजस्य, पहले भी मैंने आपको बताया है, श्री वराह राजस्य। क्लियर है। दूसरा चीज लिखेंगे, इनकी मुद्रा पे नंदी, ठीक है ना, चिन्ह अंकित था। ठीक है, सिंबल ऑफ नंदी, ठीक है ना, वॉज मार्क्ड ऑन देयर ऑफिशियल करेंसीज। उसके बाद देखेंगे, जिससे यहाँ पता चलता है कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ शैविज्म। ठीक, तो इतनी चीज़ों पर आपको बात कर रहे हैं। तो भवदत्त वर्मन भी आपका, या फिर वराहराज, ये भी आपके समाप्त हो जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, नरेंद्र सेन ने ऐसे कहा जाता है कि लास्ट में इन्हें पराजित किया था। एक वकाटक रूलर होंगे नरेंद्र सेन। कौन? वकाटक वंश के शासक होंगे नरेंद्र सेन ने इन्हें पराजित किया था। तो वराहराज अंतिमतः किन से हार गए थे? नरेंद्र सेन से हारे थे। नरेंद्र सेन कौन है? वकाटक वंश के शासक हैं। मैं क्विक एक बार रिवाइज यहाँ तक करा देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी। अब तक आपने पढ़ा है, सिसुक वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड आल्सो ही वॉज द फर्स्ट नोन पर्सन। व्याघ्रराज के बारे में देखेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में आप जानते हो। ड्यूरिंग समुद्रगुप्ताज साउथ एक्सपीडिशन, समुद्रगुप्त डिफीटेड द नल रूलर व्याघ्रराज। क्लियर, एंड होल्ड द टाइटल ऑफ व्याघ्रहंता। उन्होंने, ठीक है ना, व्याघ्रराज की हत्या कर दी, या फिर इनको हराया था। हत्या नहीं की थी, इनको हराया था। कब हराया था? समुद्रगुप्त जब दक्षिण अभियान कर रहे थे। और इनको हराने के बाद उन्होंने, ठीक है, पहले मैंने बताया, व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। वृषराज को वृषध्वज भी कहा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू एशियन राजगुरु एंड द हिस्टोरियन नवीन कुमार, ठीक है, साहू, ठीक है ना, ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इसको आपको देखना है। इसमें देखेंगे, ये काफ़ी कंफ्यूज आपको कर सकता है। वृषराज को पहला शासक कहा जाता है एशियन राजगुरु एंड नवीन कुमार, ठीक है ना, साहू के द्वारा। इसको आपको नहीं भूलना है। वराहराज देखेंगे, वराहराज वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। 29 गोल्ड करेंसीज ऑफ्टन फ्रॉम एडगा कोंडागांव, विच डिस्क्राइब्स हिज इंडिपेंडेंसी एंड लॉन्ग रूलिंग पीरियड एंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। इसको आपको नहीं भूलना है। इतनी चीज़ों पे हमने बात कर लिया है जो कि वराहराज तक है। अब हमें बात करना है भवदत्त वर्मन पे, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन। इनके बारे में आपके, ठीक है ना, आपके लिए कुछ, ठीक है, समझाता हूँ ताकि उस हिसाब से पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में। देखेंगे, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करके रखेंगे, भवदत्त वर्मन एक, ठीक है ना, प्रतापी राजा था। हु थॉट अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट और एम्पायर, जिन्होंने अपने साम्राज्य को, ठीक है ना, बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए सोचा। ठीक, ये पहला ऐसे शासक था, ठीक है ना, जिन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया, विस्तार करने के बारे में सोचा, और ये प्रतापी राजा था। क्लियर है। तो एक चीज़ याद रखना, ये जो है इस शक्ति के, नलों के शक्ति को, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो भवदत्त वर्मन है, ठीक, ये जो है नलों के, ठीक है, नलों के शक्ति को एक बार इसको अच्छे समझेंगे, मजबूत करते हैं। अब तक यहाँ तक हमने देखा था, उतनी बड़ी कुछ चीज़ें हमें मिली नहीं, लेकिन भवदत्त वर्मन प्रतापी राजा होते हैं जो नलों की शक्ति को मजबूत करेंगे। ठीक है। और इस समय जो है आपको एक चीज़ और याद रखना है, इधर एक चीज़ और याद रखना है, वकाटक वंश भी चल रहा है साथ में, वकाटक वंश भी चल रहा है साथ में, क्योंकि मैंने कहा है कि इनके क्या है, कंटेम्प्रेरी डायनेस्टी है। कौन? वकाटक वंश। ठीक है। तो इस समय वकाटक वंश के शासक होंगे नरेंद्र। ठीक है, वकाटक वंश के शासक नरेंद्र थे। तो भवदत्त वर्मन देखेंगे, इन्होंने नलों की शक्ति को मजबूत किया, और इस समय वकाटक वंश के शासक नरेंद्र थे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये बहुत कुछ काम करेंगे, और ये जो है नरेंद्र को हरा भी देते हैं। नरेंद्र पे ये आक्रमण करेंगे। कौन करेगा? भवदत्त वर्मन। ठीक है। भवदत्त वर्मन इन्वेटेड ओवर द वकाटका एम्पायर एंड डिफीटेड नरेंद्र सेन एंड डिस्ट्रॉयड हिज कैपिटल। अब इनको हराएंगे और इसके राजधानी को, ठीक है, तहस नहस भी करेंगे, जो कि वकाटक की राजधानी क्या रहेगी? नंदीवर्धन। पहले मैंने पढ़ाया है। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें एकदम क्लियर हुई। अब देखेंगे, अब इनका पुत्र होगा अर्थपति भट्टारक, जो कि एक इनकम्प्लीट रूलर था, एक अनकेपेबल, आप बोल सकते हो, एक अयोग्य शासक था। कौन? भवदत्त वर्मन। क्लियर है। तो इन्होंने जो अपनी नलों की शक्ति को मजबूत की थी, वही इन्होंने पानी फेर दिया। किसने?
अर्थपति भट्टारक ने उतनी मजबूती के साथ सामने नहीं आए, सत्तक संचालन उतनी अच्छे से नहीं किया कि इनकी जो मजबूती है वो बनी रहे। तो इनके समय में, ठीक है, अब क्या हो रहे हैं, नल कमज़ोर हो जा रहे हैं, मतलब नल शासक या फिर नलों की स्थिति जो है कमज़ोर हो रही है। इसको अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वाकाटक रूलर जो है नरेंद्र थे, किसके समय में, भगदत्त वर्मन के समय में। अब नरेंद्र का पुत्र होगा पृथ्वीराज द्वितीय। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से देखेंगे। अर्थपति भट्टारक जो है ऐसी स्थिति कमज़ोर है, ठीक है, और इस समय एक यहाँ प्रतापी राजा हुए, कौन, ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय। कहाँ से, वाकाटक वंश के, ठीक है, और किसके समय में है, अर्थपति भट्टारक के समय में। सोचो अब इसका फायदा उठाएगा, ठीक है, क्योंकि भगदत्त वर्मन ने इनके पिता नरेंद्र सेन को हराया है, ठीक है। तो अब पृथ्वी सेन आएगा, ये भी तो मौका की तलाश करेगा कि कब तुम्हारी स्थिति कमज़ोर होती है। तो इनको अच्छा मौका मिला, ठीक है, कौन सा, अर्थपति भट्टारक के समय में। इधर जो अर्थपति भट्टारक की स्थिति कमज़ोर थी और यही कमजोरी का फायदा उठा के अब पृथ्वीराज द्वितीय, ठीक है, अर्थपति पे जो है आक्रमण करेंगे, वाकाटक या फिर नलों पे आक्रमण करेंगे और अर्थपति भट्टारक को इस बार पृथ्वीराज द्वितीय हराएंगे। कौन, इसको अच्छे से समझेंगे, मैं इसको और लिखाऊंगा, इसकी चिंता नहीं करेंगे, ऐसी नहीं समझा रहा हूँ। एक बार आप खाका बना लीजिए दिमाग में, आपके लिए काफ़ी आसान होने वाली है। और इस प्रकार अर्थपति भट्टारक हारेगा, और हारेगा ही नहीं, इसकी मृत्यु भी हो जाती है। और ये चीज़ मैंने पहले भी बताया है, आप वाकाटक पढ़ेंगे, आप गुप्त पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो इतनी चीज़ों पे आपको बात करनी है, तो भगदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक के बारे में, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। इसका बारे हम देखेंगे, जैसे भगदत्त वर्मन ने नलों की शक्ति को मजबूती प्रदान की थी, वहीं पे अर्थपति भट्टारक ने पानी फेरा था, कमज़ोर हो गया। लेकिन अब स्कंद वर्मन सबसे प्रतापी राजा होगा, सबसे शक्तिशाली राजा होगा, और ऐसे कहा जाता है कि इनका साम्राज्य सबसे बड़ा भी था, क्लियर है, क्यों था, ठीक है, और इसे दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है, पहले मैंने आपको बताया है, ठीक। हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा, अच्छे से देखेंगे। तो स्कंद वर्मन जो है, ठीक है, इन नलों की कमज़ोर हुई शक्ति, जबकि ये तो हार भी गया है, ये मर भी गया है, ठीक है, मतलब इसकी मृत्यु भी हो चुकी है, ठीक है, इसको ये पुनः जीवित करते हैं। इनकी जो राजधानी, जो कि पृथ्वीराज द्वितीय आएंगे वाकाटक वंश से, अब इस पे आक्रमण करके इनकी भी राजधानी को तहस नहस करेंगे, क्योंकि भगदत्त वर्मन ने इसकी राजधानी को तहस नहस किया था नरेंद्र सेन के, क्लियर है। कॉम्प्लिकेटेड भले लग रहा होगा, एक बार समझेंगे अच्छे से, ठीक। तो स्कंद वर्मन आएगा, अब इनकी जो खोई हुई शक्ति है इसको फिर से जीवित करेगा, इनकी राजधानी को फिर से पुनर्जीवित करेगा, पोड़ागढ़ के रूप में विकसित करेगा, और पोड़ागढ़ में ये विष्णु मंदिर का निर्माण भी कराएगा, ठीक है। और नलों की शक्ति में, जो कि नलों का वैभव है, इनके राज्य का वैभव है, उनमें वृद्धि भी करेगा। यही कारण है कि सबसे शक्तिशाली राजा था, यही कारण है कि दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। और जितने भी अभी मैंने बताया है उसको एक करके हम लोग लिखेंगे, ये इनकी उपलब्धि भी है, जो कि न सिर्फ प्री के लिए, न सिर्फ व्यापम में, ये मेंस का भी विषय हो सकता है, मेंस में भी वो पूछा जा सकता है कि स्कंद वर्मन की उपलब्धियों को बताइए। अब एक एक करके हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, ठीक। अब आपको अच्छे समझ में आएगा, जो मैं लिखूंगा, अगर मैं वाकाटक वंश के बारे में जिक्र करूँगा वो भी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं वाकाटक, जो वाकाटक वंश बोलता हूँ, नल वंश के किसके बारे में, भगदत्त वर्मन के बारे में, इसके बारे में अच्छे से देखेंगे, ठीक। पहला लाइन है इसके बारे में, ये इस वंश का प्रतापी शासक था, नो डाउट ये प्रतापी राजा था, क्लियर है, इसको अच्छे से देखेंगे। इस वंश का, ठीक है, प्रतापी शासक था। तो अब हमें ज़रूरत है कि इनके बारे में एक एक करके विवरण देखें, ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाए, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। अब हमें भगदत्त वर्मन के बारे में एक एक करके देखना है, जहाँ से आपके नोट्स अच्छे से जो है तैयार होने वाले हैं, क्लियर। तो इसके बारे में सबसे पहले मैंने कहा है कि ये इस वंश का प्रथम, ठीक है, प्रतापी राजा था। क्या था, प्रथम प्रतापी राजा था, प्रथम प्रतापी शासक था। और यह इस वंश का पहला ऐसे शासक था जिन्होंने अपनी ध्यान, ठीक है ना, जिन्होंने अपनी ध्यान जो है साम्राज्य विस्तार में लगाया, क्लियर, साम्राज्य विस्तार में लगाया था। किसके बारे में बात हो रही है, भगदत्त वर्मन के बारे में बात हुआ है। अब ऐसे कहा जाता है कि ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम कोरापुट टू बरार, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार, ठीक है ना, साम्राज्य का विस्तार जो है कहाँ से किया था, कोरापुट से बरार तक, क्लियर है, यहाँ तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब इसके बारे में गिन गिन के 3 चीज़ आपको याद रखना है, ठीक, 3 चीज़ याद रखना है, देखेंगे। एक, उपाधि, कौन कौन सी इन्होंने उपाधि धारण की थी, और उसके बाद क्या होगा, स्वर्ण मुद्रा, क्योंकि अलग सिक्के नहीं है, स्वर्ण मुद्रा ही प्राप्त हुई, आपको पता है, इसके पहले मैंने बताया था। इसके साथ ही साथ आपको, ठीक है ना, ताम्रपत्र याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, क्लियर।
तो अब देखेंगे उपाधि। इन्होंने 2 उपाधि धारण की थी, एक है आपका महाराजा, ठीक, ये पहला उपाधि है। दूसरी उपाधि इनके द्वारा, ठीक है, भट्टारक की उपाधि धारण की गई थी, ठीक, इसको अच्छे से लिखेंगे, भट्टारक, परम भट्टारक नहीं, भट्टारक, क्योंकि परम भट्टारक भी हमने पहले पढ़ा है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, ही होल्ड द टाइटल ऑफ महाराजा, ठीक है, एंड आल्सो भट्टारक, क्लियर है। तो इसको देखेंगे, ही होल्ड द टाइटल ऑफ महाराजा एंड भट्टारक। और ये महाराजा इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, ये इनकी स्वतंत्रता को दर्शाता है, इसको भी आपको नहीं भूलना है। मतलब क्या, इन्होंने महाराजा को उपाधि धारण की है, महाराजा की उपाधि धारण की है, ये इनके किस चीज़ की द्योतक है, ठीक है। तो इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की है जो इनकी स्वतंत्रता को दर्शाता है। इन्होंने भट्टारक की उपाधि धारण की है जो इनकी ज्येष्ठता को दर्शाता है, बड़े होने को दर्शाता है, एल्डर होने को दर्शाता है, ठीक। अब याद रखेंगे यहाँ पे इनके स्वर्ण मुद्रक जाने से पहले मैं एक बार इस भट्टारक के बारे में बता देता हूँ। इनके 2 पुत्र हुए, ही है 2 सन्स, एक हो गया कौन, अर्थपति भट्टारक, एक आएगा स्कंदवर्मन, क्लियर है, एक होगा अर्थपति भट्टारक, इन्हीं के पुत्र रहेंगे, एक रहेगा स्कंदवर्मन। ये जो इसके बड़ा पुत्र है अर्थपति भट्टारक, बड़ा पुत्र है, ये कैसे हमें ज्ञात हुआ, ठीक है। तो याद रखना इसके नाम में भट्टारक है, ठीक, और इनका टाइटल भट्टारक है, भले वो नेम रहे या फिर उसका क्या रहे, उपाधि रहे, ठीक। अगर भट्टारक आपको मिल गया इसका मतलब यहाँ है कि वो ज्येष्ठ पुत्र है या फिर ज्येष्ठ है, ठीक। तो यहाँ इसी से पता लगाना, और इसका मतलब ये नहीं कि भट्टारक इसकी उपाधि है, अर्थपति भट्टारक ने भट्टारक उपाधि धारण नहीं की थी, इसके नाम में जोड़ा गया है, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा था, ठीक। तो इस प्रकार इसको, इसके बारे में देखना, ज्येष्ठता जो है, भट्टारक जो है ज्येष्ठता का भी घोतक है, इसको आपको लिखना है, ठीक। स्वर्ण मुद्रा देखेंगे, इनके स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुआ है एड़गाकोंडा गांव से, इसमें नो डाउट यही आप लिखेंगे, एड़गाकोंडा गांव से। ताम्रपत्र देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा जो है 3 प्रकार के ताम्रपत्र, एक तो आपका रिद्धिपुर है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र, ठीक है, एक आपका रीठा, एक आपका मुरासी, ठीक, मुरासी, ठीक, मुरासी है, ठीक। तो इनके द्वारा रिद्धिपुर ताम्रपत्र, रीठा, मुरासी, ये ताम्रपत्र जारी किए गए। फिर कह रहा हूँ, रिद्धिपुर ताम्रपत्र को आप स्टार लगा लेना और क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, मैं यहीं से जोड़ रहा हूँ, ठीक, यहाँ तक कि आपकी क्लियर हो चुकी है। इन्होंने रिद्धिपुर ताम्रपत्र जारी किया है, रीठा किया है, मुरासी की है, ये तीनों आप भले दोनों को आप याद रख लेना, ठीक है, एक बार भूल जाना उतनी फर्क नहीं पड़ने वाली है, लेकिन रिद्धिपुर ताम्रपत्र आपको याद रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है उसको देखेंगे, नोट करके यहाँ पे और लिखेंगे एक चीज़, ठीक है, नोट करके लिखेंगे, ठीक। इन्होंने, ठीक है, साम्राज्य विस्तार करें, क्योंकि एक साम्राज्यवादी शासक है, साम्राज्य विस्तार पर इनका ध्यान जाता है, ठीक है, इन्होंने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया है, ठीक। तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार करने के लिए वकाटकों पर आक्रमण किया था, ठीक है, वकाटकों पर क्या किया, आक्रमण किया, वकाटकों पर आक्रमण किया एवं नरेंद्र सेन को इन्होंने हराया है। मैं ये इसी को आपको पढ़ाया है, ठीक है, इसके पहले मैं जो समझाया हूँ यही है, ये लिखने का तरीका है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इन्होंने साम्राज्य विस्तार हेतु वकाटकों पर आक्रमण कर, ठीक है, नरेंद्र को हराया है। ये कौन रूलर है, वकाटक वंश के शासक नरेंद्र को हराया, और उसकी राजधानी क्या थी, उसकी राजधानी क्या थी, याद रखेंगे, नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया, ठीक है, नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया, और इस पे, इनकी राजधानी पे इन्होंने अपना आधिपत्य, क्या, आधिपत्य स्थापित कर लिया। और इसी अवसर पर, इसी बोल सकते सुनहरे पल पर, ऑन दिस ओकेशनल मोमेंट ही इशूड रिद्धिपुर कॉपर प्लेट, क्लियर है, ये जो है रिद्धिपुर कॉपर प्लेट फ्रॉम, ठीक है, अमरावती, ये कहाँ का है जी, महाराष्ट्र का, क्लियर। तो इन्होंने वकाटकों पर आक्रमण किया, क्यों किया, साम्राज्य विस्तार करने के लिए, और वकाटक नरेश नरेंद्र को हराया, इनकी राजधानी को तहस नहस कर उस पर आधिपत्य अपना स्थापित किया, और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने रिद्धिपुर ताम्रपत्र क्या किया, जारी किया। तो इस प्रकार आप ताम्रपत्र से दोनों को जोड़ सकते हो, ठीक। तब जाके आपका जो भौदत्त वर्मन कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। लेकिन और यहाँ पे लिख लेना इसकी, ठीक है ना, अलग से एक चीज़ और लिख लेना, इनकी वाइफ या फिर पत्नी का नाम, ठीक है, अचाली, अचाली भट्टारिका थी, ठीक है, भट्टारिका, भट्टारिका मतलब इनकी पत्नी कौन थी, अचाली भट्टारिका, क्लियर है यहाँ तक। इनके पुत्र हुए
इनके दो पुत्र हुए, एक अर्थपति भट्टारक, ठीक है, पहले इसको लिखा लेना था इसके इंट्रोडक्शन में, दूसरा स्कंद वर्मन। एकदम क्लियर है। ही हैड टू सन्स, फर्स्ट अर्थपति भट्टारक, ठीक है, हु वाज द एल्डर सन ऑफ भवदत्त वर्मन, और सेकंड कौन है, स्कंद वर्मन, जो कि इनके छोटे पुत्र थे। यहाँ तक की बात करेंगे तो अब आगे आएंगे अर्थपति भट्टारक पे, और जल्दी से अब अर्थपति भट्टारक देखने की है ना हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। अर्थपति भट्टारक में देखेंगे, आपको भवदत्त वर्मन समाप्त हुआ, इसके पहले हमने और पढ़ा है ना, इसको भी आपको देख लेना है। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको इसमें एक पॉइंट निकालना चाहिए था, ठीक है, मैं चलो लास्ट टाइम बताता हूँ उसको किस टाइप से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अर्थपति भट्टारक के बारे में देखेंगे। ये क्या था, एक कमजोर शासक था, अयोग्य शासक था, ये तो आप जानते हो, इसके शुरू में ही लिख लो अयोग्य शासक। ये आपको हेल्प करेगा, जैसे ही आपको पता चलेगा कि अयोग्य शासक है, कमजोर शासक है, वहीं से इनके कंक्लूजन निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने उनकी शक्ति पे पानी फेरा है। वो कैसे, अयोग्य शासक था, ये आपको पता है भवदत्त वर्मन का, ठीक है, भवदत्त वर्मन का क्या था, बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था। इसमें भी आपको असहजता नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे क्या क्या, इनके पहले इनके 3 चीज़ को और याद रख लेंगे, ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में पूछा जाए तो वही पूछेगा, इसको भी उसी के सीक्वेंस में करेंगे। उपाधि याद रख लेना, स्वर्ण मुद्रा इनके भी देख लो आप, ठीक है, इसके साथ साथ आपको ताम्रपत्र देखना है। ये पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद इनके जो कमजोरी पे हम लोग बात कर लेंगे। उपाधि देखेंगे, ही होल्ड द टाइटल ऑफ, अब पता नहीं इन्होंने ये टाइटल क्यों धारण किया था, समझ रहे, क्योंकि कमजोर शासक है, अयोग्य शासक है, इनके शासनकाल में जो है जो इनकी शक्ति ऐसी भी कमज़ोर पड़ रही है, ठीक है, जो जितने भी शक्ति इन्होंने पाया था वो सबको ये पानी फेर रहे हैं। फिर भी इनके द्वारा जो है परम महेश्वर, ठीक है, परम महेश्वर नहीं, महेश्वर, महासेनापति, समझ रहे हो, सृष्टि राज विभव, त्रिपताका ध्वज, नल निरिपति कुलावन्य, ऐसे इनके द्वारा जो है उपाधि धारण की गई थी, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका, क्या कहा मैंने, महेश्वर। अब इतनी भी इम्पोर्टेंट है नहीं इसके बारे में, मेरे को नहीं लगता उपाधि इनके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में हम लोग जान ही रहे हैं कैसे शासक रहे हैं। महेश्वर, महासेनापति, क्लियर है। साथ में लिख लेना सृष्टि राज विभव, इसको भी लिख लो, और एक और लिख लेना त्रिपताका, ठीक है, त्रिपताका है एक्चुअल में, त्रिपताका ध्वज, ठीक है, नल निरिपति कुलावन्य, क्लियर है। ये उपाधि भी इनके द्वारा जो है धारण किया गया था। स्वर्ण मुद्रा देखेंगे, टू गोल्ड करेंसीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एडगा, जो आपके कोंडागांव वाला है। उसके बाद देखेंगे ताम्रपत्र। ताम्रपत्र एक चीज़ याद रख लेना, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, इसके पहले भी मैं इसको लिखा चुका हूँ, क्लियर है। तो स्वर्ण मुद्रा, 2 स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुआ है कोंडागांव एडगा से, इसको लिख लिए होंगे, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। ताम्रपत्र देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, ठीक है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। अब यहाँ पे देखो अर्थपति भट्टारक के बारे में नोट करके लिखना, ठीक है, ये चीज़ समझाने की जरूरत है नहीं। इनके समय में नल कमज़ोर थे, नल कमज़ोर थे मतलब ये नलों की स्थिति क्या थी, कमज़ोर थी, क्लियर है। किनके समय में, अर्थपति भट्टारक समय में। इनके समय में वकाटक शासक कौन था, आप खुद ही जानते हो, वकाटक शासक कौन था, पृथ्वीराज द्वितीय, P2 लिख रहा हूँ, पृथ्वीराज द्वितीय थे, क्लियर है, पृथ्वीराज द्वितीय थे। जो और इस समय में जो वकाटक, जो वकाटक वंश है, इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत थी, इसको भी आप नहीं नकार सकते हो, क्लियर। तो नल की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए वकाटक शासक पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा, ठीक है ना, वकाटक एम्पायर पर आक्रमण किया गया। क्या किया गया, आक्रमण किया गया, कहाँ पे, वकाटक एम्पायर पर, और इनके द्वारा अर्थपति भट्टारक, ठीक है ना, अर्थपति भट्टारक को हराया गया, किनके द्वारा, पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा। और इस युद्ध में अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और पृथ्वीराज द्वितीय जो है अर्थपति भट्टारक की राजधानी, समझ रहे हो, क्या है इस बार इनकी राजधानी, पुष्करी, इनको तहस नहस किया जाता है, इसको भी आपको नहीं भूलना है। तो तहस नहस किसको किया है, पुष्करी, इसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया। और इस प्रकार पृथ्वीराज सेकंड अपने पिता नरेंद्र का बदला लेने में सफल होते हैं, क्योंकि मैंने इसको लिंक करके आपको पढ़ाया है, क्लियर। तो एक चीज़ एक बार और यहाँ पे देख लेंगे, भवदत्त वर्मन के द्वारा नरेंद्र को हराया गया था, जो पृथ्वीराज द्वितीय के, ठीक है, पिता थे।
अर्थपति भट्टारक को पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा हराया गया, जो नरेंद्र के क्या थे, पुत्र थे। तो इस प्रकार अपने मतलब अपने पिताजी का बदला, ठीक है, ये ले लेते हैं। पहले हमने इसके बारे में भी और जिक्र किया है, तो आपको असहजता नहीं होगा जो भी ओल्ड स्टूडेंट है, लेकिन नए हैं एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे। वाकाटक और गुप्त जरूर पढ़ लेना, ठीक। तो यहाँ तक की बात करेंगे तो अर्थपति भट्टारक के बारे में इतना सफिशिएंट हो जाएगा। फिर से रिवाइज करा दो, एक अयोग्य शासक था, ही वॉज द इनकम्प्लीट रूलर, ठीक है ना। और ये भवदत्त वर्मन का, ही वॉज द एल्डर सन ऑफ भवदत्त वर्मन। ही होल्ड द टाइटल ऑफ महेश्वर महासेनापति। उसके बाद सृष्टि राजविभव एंड त्रिपताका ध्वज नल निरपति कुलावन्य, क्लियर है। और ये 2 गोल्ड करेंसीज ऑब्टेन फ्रॉम एडगा कोंडागांव। कॉपर प्लेट देखेंगे, केसरी बेड़ा, जो कॉपर प्लेट रिलेटेड टू अर्थपति भट्टारक। इनकी स्थिति कमजोर थी, वकाटक शासक पृथ्वीराज द्वितीय थे, ठीक है। इस समय इन्होंने इस पर आक्रमण किया, मतलब वकाटका रूलर पृथ्वीराज सेकेंड इन्वेटेड ओवर द वकाटका एम्पायर एंड डिफीटेड अर्थपति भट्टारक एंड डिस्ट्रॉयड हिज कैपिटल, क्या, पुष्करी, क्लियर है। बस इतनी चीज़ों बात करोगे तो अर्थपति के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। स्कंद वर्मन पे चलते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ इसके पहले, तो अब आसानी नहीं होगा, मतलब ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोग को इसके बारे में लिखने में। स्कंद वर्मन के बारे में लिखेंगे, सबसे प्रतापी महाप्रतापी राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा था। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर, ये सबसे, ठीक है ना, शक्तिशाली राजा था, ठीक, सबसे शक्तिशाली शासक था। इनका साम्राज्य सबसे बड़ा था, इसको भी लिखेंगे। जितने भी अभी पढ़ रहे हो उसमें से सबसे बड़ा साम्राज्य अब बोलोगे तो किनका था, वो स्कंद वर्मन का था। इन्हें इस वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है, ठीक है, दूसरा संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा, ठीक है, नलों की खोई हुई शक्ति को, ठीक है ना, खोई हुई शक्ति को, ठीक है, पुनः प्राप्त किया जाता है। क्योंकि इनके द्वारा इनकी तहस नहस हुई राजधानी, ठीक है ना, पुनर्जीवित किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे भी इसको लिख लो, अच्छे से लिख लेना, पुनर्जीवित किए जाते हैं। और सिर्फ अपनी राजधानी को ही जीवित नहीं करते, उन्हें पोड़ागढ़ के रूप में, ठीक है, पोड़ागढ़ के रूप में विकसित करते हैं। और पोड़ागढ़ में इनके द्वारा, कहाँ पे, पोड़ागढ़ में इनके द्वारा विष्णु मंदिर का, ठीक है ना, निर्माण किया जाता है। एकदम क्लियर। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और यार है ना, इतनी भी बड़ी डायनेस्टी नहीं है कि ज़्यादा ही टाइम लग जाए, समझाने में ज़्यादा ही टाइम लग चुका है, लेकिन आप ही का फ़ायदा है क्योंकि इस फॉर्मेटिंग में भाई मिलता है नहीं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, नलों की खोई हुई शक्ति को पुनः किया अपने राज्य के वैभव में, ठीक है। ये क्यों लिखा रहा हूँ पता है, क्योंकि ये कथन कारण में बहुत पूछे जाते हैं, आजकल ट्रेंड चल रहा है CGPSC में, और वनडे वाले हैं तो भाई ये याद रख लो, बड़ा साम्राज्य था ये याद रख लो, दूसरा संस्थापक था ये याद रख लो, ये छोड़ दो चल जाएगा, लेकिन CGPSC में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो राज्य के वैभव में इनके द्वारा वृद्धि किया गया, ठीक है, जो ये दर्शाता है कि इस वंश का दूसरा संस्थापक था। ये कहना गलत नहीं होगा, इस वंश का सबसे शक्तिशाली संस्थापक था, इसका सबसे बड़ा साम्राज्य था, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। और इन्हें सबसे शक्तिशाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई किसी चीज़ को गिरा हुआ है, अपने वंश अपने जो वंश है उसके वैभव गिरी हुई है, जो वंश का जो जितनी भी शक्ति है वो पूरा शून्य हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, उसको जगाना सबसे शक्तिशाली शासक ही है। और भवदत्त वर्मन को भी शक्तिशाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ से स्टार्ट हुआ है मजबूत होना। और अर्थपति के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्लियर। तो यहाँ तक क्या आप बात करोगे तो स्कंद वर्मन के बारे में इतना सफिशिएंट हो जाएगा। इतने ही समाप्त, इतने ही नहीं, एक चीज़ और याद रखना, ये जो खोई हुई शक्ति है, खोई हुई शक्ति किसकी, नलों की खोई हुई शक्ति को पुनः, ठीक है ना, जीवित किया, प्राप्त किया। और दूसरा, पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक खोई हुई शक्ति को जीवित किया एक, और दूसरा कह रहा हूँ मैं ये कौन सा, पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। इसका उल्लेख हमें पोड़ागढ़, ठीक है ना, अभिलेख से मिलता है, पोड़ागढ़ शिलालेख से मिलता है, क्लियर है। तो ये पोड़ागढ़ अभिलेख है, यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है, क्लियर है। क्या प्राप्त हो रहा है, इनके बारे में उल्लेख, इनके बारे में उल्लेख। तो आपको पूछे पोड़ागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, कौन से नल शासक से संबंधित है, क्या बोलोगे, स्कंद वर्मन से। इसलिए मैंने शुरू में जानकारी के स्रोत में लिखाया था, ठीक है।
तो ये चीज़ करोगे तो ये भी आपका समाप्त हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखना, इसके शासन काल में वाकाटक शासक कौन था। वाकाटक में उधर जो वाकाटक भी चल रहा है उधर शासक कौन था, तो वो देवसेन था। इसको आपको याद रख लेना है। बस जितना भी डिटेल वाला था सब समाप्त हो गया है। अब ज़्यादा देर है नहीं, बस 5 मिनट में आपकी क्लास, ठीक है, अब ख़त्म हो जाएगी आराम से। तो स्कंद वर्मन हो गया। अब आगे कौन सा शासक है, स्तंभराज है। स्तंभराज के बाद नंदराज है। ये दोनों के बारे में एक चीज़ लिखो आप, ठीक है, ये दोनों आपके कवर हो जाएंगे। बस एक चीज़ याद रखना, ठीक है, क्या क्या याद रखना है ये आपको पता भी है। कुलिया, जो कि क्या क्षेत्र है, बालोद। कुलिया बालोद से इनके स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। किनके, ये दोनों के। तो ये दोनों, बस इतना ही याद रखना। पृथ्वीराज और विरूपाक्ष, इसके बारे में भी एक चीज़ याद रखना। इसको मैं विलासतुंग के साथ जोड़ दे रहा हूँ तो आपको याद आएगा। जैसे देखेंगे विलासतुंग, सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना भाई, ये वैष्णव थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर द फॉलोअर्स ऑफ शैविज्म, जो आप अभी तक देखते आए। विलासतुंग वॉज द फर्स्ट रूलर हु वॉज द फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म। इसको आपको नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने देखा है अधिक जितने भी शासक हुए, ठीक है ना, उनमें से अधिकांश शासक आप बोल सकते हो वो शैविज्म थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन विलासतुंग एक ऐसे शासक हुए जो वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म के, ठीक है, अनुयायी थे। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म। क्लियर है। इसके बाद आपको याद रखना है राजिम, ठीक है। रेडी हो रहा है क्या, चलो ठीक है। राजिम, ठीक, आपके राजिम शिलालेख, ठीक है, ये विलासतुंग से संबंधित है। राजिम शिलालेख इससे संबंधित है। और राजिम शिलालेख में यहाँ लिखा है, यहाँ उल्लेखित है कि इनके पिता कौन है, विरूपाक्ष, और इनके दादा पृथ्वीराज। क्या कहा फिर से आप अच्छे से देखेंगे। विलासतुंग वैष्णव धर्म के थे, राजिम शिलालेख उनसे संबंधित है। राजिम शिलालेख में यहाँ उल्लेखित है कि विलासतुंग के पिता विरूपाक्ष और उसके ग्रैंडफादर जो आपके उनके दादा कौन, ये पृथ्वीराज, ये दोनों का उल्लेख यहाँ पे है। ये दोनों इनके पिता थे, मतलब ये दोनों में से ये पिता थे, ये दादा थे, ऐसे करके यहाँ पे उल्लेखित है। क्या कहा, हमें फिर से देखेंगे। इनके पिता विरूपाक्ष, ठीक है, और इनके दादा पृथ्वीराज, मैं PR लिख दे रहा हूँ, पृथ्वीराज। ये दोनों के बारे में हमें राजिम शिलालेख में उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पृथ्वीराज और विरूपाक्ष के बारे में जानकारी हमें राजिम शिलालेख से प्राप्त होती है, ठीक है। इसको लिख लो, शिलालेख से प्राप्त होती है। विलासतुंग के बारे में, अच्छा, राजिम शिलालेख के बारे में एक चीज़ और याद रखना, ठीक है। राजिम शिलालेख के बारे में, ये मेरे को परेशान कर रखा है, ठीक है, ये बार बार गिर रहा है, तो ठीक है, इसका भी थोड़ा अलग ही प्रॉब्लम है। तो राजिम शिलालेख के बारे में देखेंगे। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। इसको हुबहू लिखना, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में भी हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके आगे और देखेंगे तो बस 2 चीज़ और याद रखना। विलासतुंग के द्वारा राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया। ही बिल्ट राजीव लोचन टेम्पल एट राजिम विच इज़ अ विष्णु टेम्पल। इनके द्वारा राजिम में, ठीक है, क्या किया गया है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि एक, ठीक है, क्या था, विष्णु टेम्पल, विष्णु मंदिर है, ठीक है। इसको आपको नहीं भूलना है। बस इतना ही है विलासतुंग के बारे में। और इसके बारे में अब डिटेल पढ़ा जाता है। राजीव लोचन मंदिर के बारे में पंचायत शैली में बनी है, ठीक है ना, इसका निर्माता कौन है, इसके बारे में और कुछ है, वो मैं अलग से आपको बता दूंगा कल हम जब बाणवंश पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके एक चीज़ और याद रखना, इसके समकालीन शासक वाकाटक वंश के नहीं थे इस बार, ठीक है। पांडु डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। पांडु डायनेस्टी के बाला अर्जुन, ठीक है, बाला अर्जुन कौन, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ये जो है, ठीक है ना, विलासतुंग के समकालीन शासक थे, पांडु वंश से संबंधित थे, ठीक है। तो हिज कंटेम्प्रेरी रूलर वाज बाला अर्जुन हु वाज द, ठीक है ना, रूलर ऑफ पांडु डायनेस्टी। तो विलासतुंग के बारे में भी समाप्त हो गया। राजीव लोचन मंदिर के बारे में बस थोड़ा सा पढ़ना है, मैं उसको कल बता दूंगा। पृथ्वी व्याघ्र के बारे में बस नाम ही याद रख लेना। नरेंद्र थपल के बारे में एक चीज़ याद रखना, अंतिम शासक है, ठीक है, अंतिम शासक है। भीमसेन के बारे में शायद हम लोग यहाँ नहीं लिखे, एक चीज़ यहाँ पे और था, ठीक है, भीमसेन देव एक और यहाँ पे शासक हुए। मैं पहले शायद लिखा चुका था इसको इधर, ठीक है, फिर से मैं लिख रहा था। भीमसेन देव यहाँ पे मिस हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ।
ठीक है। पांड्या पाथर, जो पंड्या पाथर है इनसे रिलेटेड है, इसको आपको नहीं भूलना है। पांड्या पाथर जो अभिलेख के बारे में हमने मुद्रा पे बात कर ली है। तो ये रहा आपका नलवंश। हो सकता है थोड़ी कुछ कहीं कहीं स्पीड हो गई हो, क्योंकि समझाने के चक्कर में टाइम ज़्यादा हो जाता है तो उसको मेरे को कवर करना पड़ता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा ये भी मेरे को परेशान कर रखा था। अगले वीडियो में हम लोग बाण वंश पे बात करेंगे, साथ ही साथ यहाँ की जितने भी चीज़ बाकी है, राजीव लोचन वाला ही बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। उसके बारे में हम लोग कुछ देख लेंगे जो कि 2 मिनट में आपका समाप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक चीज़ और, ठीक है, अभी नहीं जाइएगा, एक चीज़ और, हम लोग डेली टेस्ट लगाते हैं। ये इसका लिंक जो है, ठीक है, इस क्लास का जो लिंक है, यूट्यूब लिंक है, ये टेलीग्राम ग्रुप में जाता है, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप कम्युनिटी में जाता है। उसके बाद जैसे वहाँ स्टूडेंट देखते हैं, उसके बाद उसका टेस्ट लिया जाता है, और उस टेस्ट में आप अपने स्वमूल्यांकन से जुड़ सकते हो, खुद का मूल्यांकन कर सकते हो कि आप किस टाइप से पढ़ रहे हो। क्वेश्चन मिलता है, और शायद मेरे को आज पढ़ने का एक तरीका भी बताना था, ठीक है, कल ही बताता हूँ, इसके बारे में भी टाइम हो चुका है। तो वहाँ आपको क्वेश्चन भी मिलता है, किस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, और साथ ही साथ आपकी रैंक भी आ जाती है, आपके नंबर भी आ जाते हैं, और आप डायरेक्ट मेरे से भी जुड़ जाते हैं। आप जो पूछते हो उसके जवाब आपको भी मिल सकते हैं। तो उसका लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में रहेगा। व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन रहेगा, आप जहाँ भी चाह के जुड़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।